बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग इंशाल्लाह खैर आफियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिस चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4। क्या नेम है इसका? डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। निकालिए ज़रा अपनी किताब का पेज नंबर 67। शाबाश। ठीक है बच्चे, आज हम पहले चैप्टर का नाम देखें। क्या लिखा है? डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। डाटा को इकट्ठा करना और उसको ऐसी शक्ल में कन्वर्ट करना कि जब हम उसको नॉर्मलाइज, उसको मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब है जब आप डाटा को अपनी डाटाबेस में रखें या उसमें से डाटा को उठाएं, वो इतनी आसान और सादा तरीन शक्ल में होगा कि डाटा को लेना और रखना बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब उसके अंदर कोई जो है डाटाबेस से पहले जो प्रॉब्लम्स थी वो इसके अंदर पेश ना आए आपके सामने। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर की स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज़ मीन बाय डाटा इंटीग्रिटी? व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ डाटा इंटीग्रिटी? ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास? व्हाट इज़ मीन बाय डाटा इंटीग्रिटी? व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ द डाटा इंटीग्रिटी? सबसे पहले आपके पास डिफाइन आ गई किसकी? डाटा इंटीग्रिटी की। डाटा इंटीग्रिटी रेफर्स टू द करेक्टनेस एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। इंटीग्रिटी से मुराद ही यही है कि डाटा आपका करेक्ट भी होना चाहिए और कंसिस्टेंट भी होना चाहिए। करेक्टनेस से मैंने ये आपको कहा था कि आपका डाटा दुरुस्त होना चाहिए। ऐसा ना हो कि रोल नंबर वाली फील्ड में अगर हमने न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है तो आप उसमें अल्फ़ाबेटिक डालना शुरू कर दें। मतलब आपने इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, और कंसिस्टेंस होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स के रोल नंबर वाली फील्ड है तो उसके अंदर रोल नंबर ही आएंगे सीक्वेंस के साथ। अगर स्टूडेंट्स के नेम वाली फील्ड है तो उसमें नेम ही आएंगे। यूँ नहीं है कि कहीं पे स्टूडेंट का नेम लिख रहे हैं उसी वाले फील्ड में और कहीं स्टूडेंट का फादर नेम। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी के साथ आपका डाटा रखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा डेफिनेशन पढ़ती हूँ आपके लिए डाटा इंटीग्रिटी की। डाटा इंटीग्रिटी रेफर्स टू द करेक्टनेस एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ डाटाबेस प्रोटेक्शन की ये एक शक्ल है। इससे डाटा आपका सिक्योर हो जाता है। सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्टिंग द डाटा फ्रॉम द अनऑथराइज ऑपरेशंस। असल में डाटा आपका इसलिए सिक्योर किया रहता है ताकि कोई भी इलीगल उसको इस्तेमाल ना करे और अनऑथराइज पर्सन आपके डाटाबेस में कोई भी चेंजिंग ना कर पाए। ठीक है, डाटा इंटीग्रिटी से असल में रिलेशन है आपका डाटा की क्वालिटी के साथ। आपकी ये मदद करती है आपका डाटा को मेंटेन रखने के लिए। उसमें कॉन्स्ट्रेंट वगैरह को लगा दिया जाता है ताकि आपका डाटा करेक्ट भी रहे और कंसिस्टेंट भी रहे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? आमतौर पे ना कॉन्स्ट्रेंट को हम मीनिंग में लेते हैं कि जैसे हमने कोई की लगा दी है। की से मुराद क्या है? आपने कोई ऐसा एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया जिसको एक की वैल्यू बताने से बाकी सबकी वैल्यूज़ मिल जाए, वो आपका की एट्रीब्यूट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हम कॉन्स्टेंट्स लगा देते हैं अपनी डाटा को। ठीक है, टाइप्स ऑफ द इंटीग्रिटी। आपके पास जो इंटीग्रिटी है ना बच्चे, इसकी 2 टाइप्स हैं। देखें आपके पास पहली इंटीग्रिटी क्या है? एंटिटी इंटीग्रिटी। एंटी इंटीग्रिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? देखिए एंटिटी, एंटिटी किसको कहते हैं? ये बात हमने पहले भी डिस्कशन की हुई है कि एंटिटी कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एंटिटी। अब एंटिटी कुछ भी हो सकता है, जैसे क्लास है, क्लास में स्टूडेंट्स हैं, चेयर है, टेबल है, कॉलेज में क्लरिकल स्टाफ है, प्रिंसिपल साहिबा हैं, इवन के कोई भी ऑब्जेक्ट है जो वो एंटिटी है, जिसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। दीज आर ऑल द एंटिटी। अब ये एंटिटी इंटीग्रिटी क्या चीज़ होती है? एंटिटी इंटीग्रिटी इज अ कांस्टेंट ऑन द प्राइमरी की वैल्यू। अगर मैं कहूँ कि आपके टेबल में आपका सारा डाटा रखा हुआ है कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो एंटिटी इंटीग्रिटी लग जाएगी आपके रोल नंबर पे, अकेले रोल नंबर पे। जैसे आपका रोल नंबर बताया जाएगा तो आपका पूरा डाटा जो उसके बिहाइंड है वो आपके पास रिट्रीव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस वाली ऐसी एंटिटी, ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वजह से बाकी आपकी सारी वैल्यूज़ आपको रिट्रीव हो जाएंगी, वो आपका की एट्रीब्यूट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और कीज़ हमने पहले सारी की सारी कीज़ को बहुत अच्छा डिटेल में पढ़ लिया था प्रीवियस चैप्टर में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम प्राइमरी की लगाते हैं वो डुप्लीकेट ना हो। एक टेबल में एक प्राइमरी की ज़रूर होनी चाहिए, उसकी नल वैल्यू कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये शर्तें याद हो तो, अगर आपने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था बच्चे। डेफिनेशन के हिसाब से मैंने आपको बताया था ना कि आपकी प्राइमरी की क्या होती है? ऐसे टपल पे लगाई जाती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे आपके डाटा को, जो उस पर डिपेंड कर रहा होता है। जैसे रोल नंबर पे आपका बाकी सारा रिमेनिंग डाटा डिपेंड कर रहा होता है। अगली एंटिटी की टाइप है बच्चे रिफरेंशियल। रिफरेंशियल भी है और इंटीग्रिटी भी है। ये देखें कॉन्सेप्ट बच्चे कितना प्यारा है। रिफरेंशियल का मतलब बिखरी हुई है और इंटीग्रिटी का मतलब फिर भी इकट्ठी है।
मतलब अगर हम बात करें एक ही कॉलेज के सारे क्लासेस के टेबल्स की, तो देखें हैं तो वो डिफरेंशियल ना, लेकिन दे आर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, तो इंटीग्रेट हो गया पूरा डाटा, तो ये इंटीग्रिटी। बच्चे आपकी किताब में देखें पेज नंबर 68 पे एक बहुत ही प्यारी डायग्राम इन्होंने बनाई है डिफरेंशियल इंटीग्रिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें इन्होंने दिखाया हुआ है कि आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है और एक रिजल्ट टेबल है। स्टूडेंट टेबल में उन्होंने एट्रीब्यूट दिए रोल नंबर, नेम और फ़ोन, और रिजल्ट टेबल में उन्होंने दिए रोल नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स। ये जो आपका स्टूडेंट टेबल है ना, ये पेरेंट टेबल है, और जो मार्क्स वाला रिजल्ट वाला है ये आपका चाइल्ड टेबल है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट एक स्टूडेंट के 5-5 सब्जेक्ट में भी मार्क्स हो सकते हैं, इसलिए ऐसा एट्रीब्यूट जो बार बार रेपिटेशन हो रहा है अलग अलग वैल्यूज़ के साथ, तो उसको आप रख देंगे अलग टेबल में, और बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप रखेंगे पहले टेबल में। अब ये टेबल जिसकी वजह से दूसरे टेबल में से आप वैल्यू उठा पा रहे हो ना बच्चे, ये आपका जो मेन टेबल है वो है पेरेंट टेबल, और जिसमें से वैल्यू उठा पा रहे हो वो है आपका चाइल्ड टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट इतना टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, और इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप है, और जो की लगी हुई है जिसकी वजह से आप पेरेंट टेबल की वैल्यू चाइल्ड में से भी उठा रहे हो, तो वो आपके पास की लगेगी फॉरेन की। मतलब पेरेंट टेबल में वो प्राइमरी की ही है, लेकिन वो ही प्राइमरी की जब चाइल्ड में जाके लगती है तो वो बन जाती है आपकी फॉरेन की। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट वैसे आसान है, है भी मज़े का। जब बच्चे इसके साथ मैंने ना आपका अगला एक और क्वेश्चन भी रखा है आज के लेक्चर में। क्या है भला आपका क्वेश्चन नंबर 2 जी, ये देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। कौन कौन सी आपकी बुक में लिखा हुआ स्टूडेंट्स, निकालिए पेज नंबर 68 पे। सबसे पहले लिखी हुई आपके पास ना 4 वो लिखी हुई हैं, ये जो ना टर्म्स, सिनोनियम, हार्मोनियम, रिडंडेंसी और म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। अब ये असल में ये क्या चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी डाटाबेस को स्टोर करते वक्त टेबल्स में मौजूद हो जाती हैं अक्सर। तो ये क्या चीज़ें आपके पास, ये प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी टेबल में आपके सामने पेश आ जाती हैं एंटिटी में एट्रीब्यूट्स के साथ। ठीक है, सबसे पहले आपके पास है सिनोनियम। सिनोनियम क्या होता है, वैसे ना सिनोनियम और हार्मोनियम लफ्ज़ आपने इंग्लिश डिक्शनरी में पढ़ा हुआ है ज़रूर, लेकिन देखते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये कौन है सिनोनियम और हार्मोनियम। देखें बच्चे अपनी किताब पे, आ सिनोनियम प्रॉब्लम इज क्रिएटेड व्हेन 2 डिफरेंट नेम्स आर यूज्ड फॉर द सेम इंफॉर्मेशन। A synonym problem is created when 2 different names are used for the same information। एक ही इंफॉर्मेशन के लिए 2 अलग अलग नाम, जैसे मैं कह दूं डेट ऑफ बर्थ और एज, ऐसा ही नहीं है, इंफॉर्मेशन एक ही है लेकिन हम उसके लिए 2 नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग अपनी बुक में से जो एग्जाम्पल दिए ना बच्चे, ये आपने ज़रूर प्रिपेयर करने, क्योंकि आपके इस क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन में उठा लेते हैं। ठीक है, अगली देखें बच्चे हार्मोनियम। अब ये हार्मोनियम क्या है, बिल्कुल उससे ऑपोजिट। आपको सिनोनियम याद हो जाएगा, उसका बिल्कुल ऑपोजिट आपका हार्मोनियम है। हार्मोनियम प्रॉब्लम इज क्रिएटेड व्हेन द सेम नेम इज यूज्ड फॉर द 2 डिफरेंट एट्रीब्यूट। दोबारा पढ़ती हूँ स्टूडेंट्स, आ हार्मोनियम प्रॉब्लम इज क्रिएटेड व्हेन सेम नेम इज यूज्ड फॉर 2 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। उसका अलग था बिहेवियर, वो क्या कह रहा था कि एक ही डाटा 2 अलग नामों के साथ, लेकिन यहाँ क्या कहता है एक ही नाम के साथ 2 अलग डाटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने इसकी एग्जांपल भी ज़रा बुक में से कर लीजिएगा, ये पेज नंबर 69 पे ना आपकी एग्जांपल भी दी हुई है, कस्टमर और सप्लायर वाला टेबल। अच्छा बच्चे, जो आपकी ब्रैकेट से बनी होती है ना, ब्रैकेट के अंदर जो एट्रीब्यूट हैं वो आप लोगों के एट्रीब्यूट्स हैं कौन से, जैसे कॉलम के हेडर्स हैं ये, ठीक है, ये एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं, और ये जो बाहर आपका कैपिटल लेटर्स में लिखा होता है ना, ये जैसे कस्टमर और सप्लायर लिखा हुआ है, ये आपके असल में टेबल्स नेम है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एंटिटी नेम बिकम्स द हेडिंग ऑफ द टेबल, और ये जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो बिकम द हेडर ऑफ द योर कॉलम, मतलब आपके ये एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देखिए आपके पास है रिडंडेंसी। ठीक है, रिडंडेंसी, इसको रिडंडेंसी इंफॉर्मेशन भी, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। रिडंडेंसी किसको कहते हैं, मैंने आपको ये बात शायद पहले जी डाटाबेस जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ डाटाबेस का जब कंपैरिजन करवाया था, तब आपको रिडंडेंसी बताया था। क्या था मीनिंग रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड रिडंडेंसी। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड रिडंडेंसी। कि कई मरतबा ऐसे होता है कि आपके टेबल में रिडंडेंसी आ रही होती है, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ। अभी बच्चे हमने किया भी था, जैसे हम टेबल में एट्रीब्यूट्स देने लगे और हमने 2 एट्रीब्यूट एक ही तरीके के दे दिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ भी दे दिया और एज भी दे दिया। अब क्या होगा, अगर हमें डेट ऑफ बर्थ पता चल जाए तो एज तो हम निकाल ही लेते हैं, और अगर एज पता चल जाती है तो डेफिनेटली हम उससे ये भी पता चला लेते हैं इसकी क्या डेट ऑफ बर्थ होगी। बच्चे हमें ये देखें, ये भी आपकी प्रॉब्लम है जो डाटाबेस में आपके सामने अक्सर पेश आ जाती है, रिडंडेंसी।
या क्या कहते हैं रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन ज़रा ये जो भी जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, दीज आर ऑल द प्रॉब्लम दैट कैन बी फेस्ड इन टू द डेटाबेस ड्यूरिंग द टेबल डिज़ाइनिंग। एंटिटीज़ एट्रीब्यूट्स में ये प्रॉब्लम्स आपके सामने पेश आ जाती हैं। आखिरी देखें बच्चे, चौथी है म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। ये क्या होती है? म्यूचुअली, बाहमी, एक्सक्लूसिवनेस तामुल के साथ डाटा जो है वो बाहमी तामुल के साथ इस तरह डाटाबेस में रखा जाए कि वो ज़्यादा जगह ना ले। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं कहती हूँ कि आपने टेबल में ये इन्फॉर्मेशन ऐड करने की, कोई स्टूडेंट मैरिड है या अनमैरिड है, तो आप एक मैरिड का कॉलम बनाएंगे और एक अनमैरिड का। बच्चे इस तरह क्या होगा कि मैरिड जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो उसके हिस्से का अनमैरिड वाला कॉलम है वो खाली खाली रहेगा, जो मैरिड हैं उनका जो है वो अपोजिट वाला खाना खाली रहेगा। इस तरह मेमोरी में स्पेस आपकी ज़ाया जा रही होती है। इसलिए हमें डाटा को म्यूचुअली इस तरीके से मैनेज करना है कि आपका डाटा एक ही फील्ड में, बजाय इसके कि हम मैरिड और अनमैरिड अलग अलग दो कॉलम बनाए, हम क्या लिखेंगे? मैरिटल स्टेटस। सही नहीं है स्टूडेंट्स? देखें ज़रा, आपके पेज नंबर 69 पे लिखा भी हुआ है। हम यहाँ पे बजाय इसके कि लिखें हम मैरिड या सिंगल, ठीक है, हम क्या लिख देंगे? मैरिटल स्टेटस। अगर कोई सिंगल है वो सिंगल लिखता रहेगा वहाँ पे, अगर कोई मैरिड है तो वो मैरिड लिखेगा। ठीक है ना बच्चे? ये तो बहुत मज़े का आपका क्वेश्चन था। इसमें से डेफिनेट ना आपकी तकरीबन 2-2 नंबर की कोई डेफिनेशन आ जाती है। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का आसान सा था, इसलिए मैंने वो भी आज के लेक्चर में शामिल कर लिया है। व्हाट आर द डेटाबेस एनोमलीज? एनोमलीज कहते हैं स्टूडेंट्स एरर्स को। किनको कहते हैं? एरर्स को। डाटाबेस की ज़ुबान में ना एरर लफ्ज़ यूज़ नहीं होता, वहाँ पे एनोमली यूज़ होती है। आपके पास ना जब भी हम डाटाबेस को डील कर रहे होते हैं तो उसके पास उसमें आपके पास 3 किस्म की एनोमलीज आती हैं। एक आपके पास है इंसर्शन एनोमली, जो डाटा को इंसर्ट करते वक्त आ रही होती है। जैसे मैं कहूँ कि एक स्टूडेंट का डाटा मोर देन 1 प्लेसेस पे, लेकिन उनमें रिलेशनशिप नहीं है, और अगर रिलेशनशिप ना हुआ तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने कितनी जगह पे उसकी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया है, कितनी जगहों पे वो रह गया है। ऐसे हो सकता है। ये प्रॉब्लम है आपके किस में? डाटाबेस में, जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसका नाम क्या है? इंसर्शन एनोमली। ये देखें बच्चे, दूसरी एनोमली कौन सी है आपकी? डिलीशन। देखें इसी तरह अगर मैंने 2 जगह से टेबल में से डाटा डिलीट कर दिया लेकिन एक जगह से रह गया, अब क्या होगा? जब बच्चे के एडमिशन जाएंगे या जब उसका जो भी कोई नया स्केड्यूल बनेगा तो एक टेबल में वो बच्चा अपीयर हो रहा होगा, 2 टेबल में नहीं। देखिए डिलीशन के वक्त ये नॉर्मली पेश आई, मतलब हर जगह से डिलीट नहीं हुआ। ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी हल कर देता है कौन? डाटाबेस कर देता है। जब डाटाबेस में जितने भी टेबल्स हैं आपस में उनको रिलेशनशिप कर दिया जाता है उस वक्त। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला आपका मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन एनोमली। मॉडिफिकेशन में ना स्टूडेंट सारी चीज़ें आ जाती हैं। मॉडिफिकेशन वैसे तो तब्दीली को कहते हैं ना, मॉडिफिकेशन को हम अपडेशन में भी ले सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए ना तो स्टूडेंट इंसर्शन और डिलीशन भी मॉडिफिकेशन में ही कवर हो जाती हैं। अब मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है? उसमें कोई जब चेंजिंग आती है उस वक्त अब आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, मतलब आप कोई भी डाटा जो वो अपडेट कर रहे हैं लेकिन वो अपडेट नहीं हो पा रहा बिकॉज लैक ऑफ रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप एक टेबल का दूसरे के साथ है लेकिन उनका तीसरे के साथ नहीं है, अब क्या होगा? फॉर एग्जांपल उस बच्चे का एड्रेस जो वो चेंज हुआ था, लेकिन क्या हुआ? 2 टेबल्स में चेंज हो गया, लेकिन इन्फॉर्मेशन उठाई है क्लरिकल स्टाफ ने तीसरे टेबल में से। अब क्या होगा? मे बी वो इन्फॉर्मेशन जो उनको प्रोवाइड हुई है वो गलत हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आसान था ना स्टूडेंट्स? मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। आसान है स्टूडेंट्स, ये बहुत टफ नहीं है। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है स्टूडेंट्स, पेज नंबर कौन से पे आपके? 69 पे। आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।